वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स। मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा। मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं और आप लोगों को सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। जी हाँ, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, आप लोगों की डेली लाइफ के अंदर। इनफैक्ट जब आप जॉब करोगे या फिर आप प्रैक्टिस करोगे वहां पर, तो डायरेक्ट टैक्स कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको डायरेक्ट टैक्स का कंटेंट बताया जाएगा कि इस 100 मार्क्स के पेपर में कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को डेमो क्लासेस कुछ और दूंगा जिसके अंदर मैं आपको टैक्स के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो समझते हैं कि सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट और किस तरीके से इसके ऊपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एक ही एक्ट हम लोगों ने पढ़ना है बच्चों, विच इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपके दिमाग में होगा कि सर सारा पूरा एक्ट पढ़ना है, तो बच्चों नहीं, पूरा एक्ट तो आप पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उस एक्ट के अंदर। तो कुछ सीएमए इंटरमीडिएट में है और कुछ एडवांस लेवल की चीजें सीएमए फाइनल लेवल पर है। तो आप लोगों को इंटरमीडिएट के लिए क्या पढ़ना है वो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेजरली 3 डिविजन है। जो ये पेपर है उसके अंदर कितने डिविजन है? 3। डिवीजन नंबर 1 जो है इनकम टैक्स बेसिक्स के बारे में, इनकम टैक्स बेसिक्स के बारे में, जो कि कोर्स का 10% है। आप लोगों को जानते ही है डायरेक्ट टैक्स भी 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों। इस 100 में से 10 नंबर बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो हमारा मेन सेग्रीगेशन है वो है टोटल इनकम बच्चों, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो हमें इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है और इनकम के क्या क्या हेड्स होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और कैसे उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है, ये सब बातें। 70% बहुत बड़ा कवरेज इसके ऊपर ही है, और होना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हो। क्योंकि इससे पहले आज तक आप लोगों ने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, ना ही फाउंडेशन में, ना ही 11th-12th में, सिर्फ सुना है। टैक्स के बारे में सुना जरूर है। तो अब आप जब टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स के बारे में सीधा प्रोसीजर्स नहीं आ सकते। प्रोसीजर से पहले आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझनी है कि इनकम्स होती कितने टाइप्स की हैं, उस पर टैक्स कैसे देना होता है। तो ये सब कैलकुलेशंस आपको समझना होगा इस सेकंड सेक्शन के अंदर। तो बच्चों, तो थर्ड हमारा जो सेग्रीगेशन है वो है टैक्स मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड ICDS, 20% मार्क्स यानी 20 नंबर। टैक्स मैनेजमेंट प्रोसीजर्स यानी असेसमेंट प्रोसीजर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में, असेसमेंट करेगा कौन, टैक्स कैलकुलेट कौन करेगा, ये सब बारे इस सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। 20% मार्क्स यानी 20 नंबर, कम नहीं होते बेटा। ज्यादा अगर थ्योरेटिकल टॉपिक है इसके अंदर। ICDS इज इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंट्स में आप लोग एएस पढ़ते हो, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कैलकुलेशन को, अपनी जो भी इनके बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन लोगों ने भी अपने एक स्टैंडर्ड्स बना दिए कि सारे ऑडिटर्स, सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ही चीज को फॉलो करे। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स बना दिए, ICDS इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों 100 नंबर का ये पेपर 10, 70 और 20, ठीक है जी। अब इसका कंटेंट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कंटेंट आओ जरा देखें। सबसे पहला कंटेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर वाइज, वो है इंट्रोडक्शन
टू इनकम टैक्स एक्ट। बच्चों ये वो चैप्टर है जिसके मैं आपको डेमो लेक्चर्स देने वाला हूं, इसके बाद आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बहुत ही बेसिक बेसिक बातें, टैक्स क्या होता है, टैक्स फिर इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, बट ये बहुत जरूरी बातें हैं क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपको उसके बेसिक समझ में आएंगे कि बेस क्या चीज है। तो बच्चों इस इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जिसके अंदर 298 सेक्शंस हैं, बच्चों कितने सेक्शंस हैं? 298। बट आपने 298 सेक्शंस नहीं याद करने होते, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है, कुछ सेक्शंस ही पढ़ने होते हैं, और वो भी जिन बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, सॉल्विंग वाली कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उनको बड़ा मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि अगेन प्रैक्टिकलिटी भी है इसके अंदर, प्रैक्टिकली चीजें आप देख रहे होगे तो मजा आने वाला। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें मैं आपको डेफिनेशंस और जब इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं तो वो कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, कहां से पावर मिलती है छापा मारने की, तो ये सारी इन सब बेसिक्स के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1। फिर मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2, विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है। आसान है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल से रूल्स बनाए गए हैं, उन सिंपल रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हम किसी का भी स्टेटस निकाल सकते हैं, और स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आज आपने टैक्स पे करना है तो टैक्स कौन सा रेट लगेगा, इनफैक्ट टैक्स किस किस इनकम्स पे लगेगा, यह पता लगाने के लिए पहले आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। तो रेजिडेंट है या नहीं है, ये टॉपिक आपका ये बताएगा कि कौन कौन से इनकम्स पर एक पर्सन टैक्स पे करेगा और कौन कौन सी इनकम पे पर्सन टैक्स पे नहीं करेगा। क्योंकि जो रेजिडेंट्स है ना बच्चों, वो हर तरह की इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं, जबकि जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, जो हमारे इंडिया में नहीं रहते हैं, जो बहुत ही कम रहते हैं हमारे इंडिया में, वो लोग हमारे देश में टैक्स तब पे करते हैं जब इनकम एक्रूराइज इंडिया से हो या रिसीव इंडिया में हो। मैं फिर से दो बातें बताता हूं, एक्रूराइज मतलब कमाया कहां से, इंडिया से, या रिसीव कहां किया, इंडिया में। तो ऐसे केस में नॉन रेजिडेंट्स को भी इंडिया में टैक्स पे करना पड़ सकता है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट्स को इंडिया में टैक्स नहीं देना होता। तो ये सब बातें अभी मैं नहीं बता सकता हूं सारी बातें, तो ये सब बातें उस चैप्टर के अंदर डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर नंबर 3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ऊपर वाला ब्लू में और अब ये रेड में लिख रहे हो, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं बाद में बताएं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इनकम अंडर द हेड सैलरी। बच्चों हमारी एक इंडिविजुअल की 5 तरह की इनकम्स होती हैं, कितने तरह की? 5। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। कहता है हाउस सैलरी का मतलब तो वो हो गया जब मैं कोई क्या करता हूं, जॉब करता हूं। क्या करता हूं? जॉब। तो बच्चों जब मैं जॉब करता हूं ना तो मुझे तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। उस सैलरी में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे मुझे फैसिलिटीज मिल जाती हैं, वो भी सैलरी के अंदर आती है, जैसे कि कार मिल गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया, तो ये सब चीजें सैलरी में आती हैं, और उस इनकम पर भी मुझे क्या देना है? टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट हेड बना दिया जहां पे मैं आपको सैलरी इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, और इस चैप्टर के ऊपर से अलग से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। चैप्टर नंबर 3। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 विच इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों जब मैं प्रॉपर्टी को किराए पर देता हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं प्रॉपर्टी को किराए पर देता हूं यानी लेट आउट करता हूं, तो मुझे एक रेंटल इनकम मिलती है। वो जो रेंटल इनकम होती है ना बच्चों,
वो रेंटल इनकम पर मुझे टैक्स देना होता है। रेंट पर मुझे गवर्नमेंट को क्या पे करना है? टैक्स। मैं इस इनकम को हेड में दिखाता हूं, जिस हेड का नाम है हाउस प्रॉपर्टी हेड। इज दैट क्लियर बच्चों? तो चैप्टर नंबर 5 मैं कोर्स कवरेज सारा करूंगा बच्चों। सीएमए इंटरमीडिएट का सारा कोर्स कवर होगा, एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटरमीडिएट का क्लास होगा ये, और इसके अंदर सारी कवरेज होगी। बट कंटेंट बिल्कुल वैसे मैं नहीं लूंगा जैसे फॉर एग्जांपल आप चैप्टर्स के अगर इक्वेशन चैप्टर्स देखो तो चैप्टर नंबर्स जो होंगे वो आपके स्टडी मटेरियल जैसे नहीं होंगे, ये मेरे मटेरियल जैसे होंगे। कंटेंट सारा कवर्ड होगा, वो आप बाद में आराम से देख सकते हो। ठीक है बच्चों? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी शॉर्ट फॉर्म है इसका, बट पीजीबीपी का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। कहता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मैं कोई प्रॉफिट कमाता हूं या कोई गेन कमाता हूं, कहां से? बिजनेस से या प्रोफेशन से? बिजनेस समझते हैं ना बच्चों सारे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, है ना। मैं कोचिंग सेंटर, मेरा कोचिंग सेंटर है तो एक सर्विस है, ठीक है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, ये भी एक बिजनेस है, वो भी बिजनेस है, सर्विस भी बिजनेस है, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, ट्रेड करना, खरीदना बेचना। प्रोफेशन क्या है जो आप लोग कर रहे हो बच्चों? सीएमए प्रैक्टिसिंग जब आप करोगे ना, प्रैक्टिस जब आप कॉस्ट ऑडिट करोगे लोगों की, तो वो जो प्रैक्टिसिंग पावर होती है वो प्रोफेशनल इनकम है बच्चों। कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और बहुत सारी ऑडिट होती है बच्चों, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जीएसटी ऑडिट भी होता है, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और कंसल्टेंसीज तो आपके हाथ में है ही है। तो कॉस्ट की सारी कंसल्टेंसीज कॉस्ट अकाउंटेंट्स के हाथ में आती हैं। सो प्रॉफिट्स या फिर बिजनेस से कोई कमाया हुआ प्रॉफिट या प्रोफेशन से कोई कमाया हुआ प्रॉफिट, जैसे कि सीएमए प्रैक्टिस वाला, तो वो जो इनकम होगी वो पीजीबीपी में जाएगी। डॉक्टर, सीए, सीएस, ये सारी इनकम्स पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होंगी। इज दैट क्लियर? चैप्टर नंबर 6, मतलब आप सोचो एक इंडिविजुअल की कितने कितने तरह की इनकम हो सकती है। सैलरी हो सकती है, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, बिल्कुल सर, प्रॉपर्टी किराए पर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। एक इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहा हो सकता है, तो पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, एक इंडिविजुअल की कैपिटल गेन इनकम भी हो सकती है। कैपिटल गेन समझते हो बच्चों? एक प्रॉपर्टी खरीदा और बेचा, खरीद कर बेच दिया। मैंने 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी 40 लाख रुपीस की, और उसके बाद मैंने इसको 60 लाख का बेच दिया, तो ये 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं बच्चों। मैंने जो 20 लाख रुपए ज्यादा कमाए हैं, वो 20 लाख रुपए क्या है? मेरा कैपिटल गेन है बच्चों। क्या है मेरा? कैपिटल गेन। सो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर? तो मैं बिजनेस करता हूं, प्रोफेशन रन करता हूं, पीजीबीपी, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। आप लोगों को भी क्या नहीं पता, आप लोगों को भी ये नहीं पता कि कैपिटल एसेट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दिया। शेयर्स बेचूं, ज्वेलरी बेचूं, प्रॉपर्टी बेचूं, तो उस पर जो डिफरेंस होता है ना, वो जो गेन कमाते हैं उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। समझ में आ गया बात? सो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना चालाक है, उन्होंने एक 5वां हेड बना दिया जो रेजिडुअल हेड है। क्योंकि एक इंडिविजुअल हो या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कहेगी भाई मेरी सैलरी नहीं है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा कैपिटल गेन इनकम नहीं है, कोई भी ऐसी इनकम जो इन चारों में नहीं आती। तो इनकम टैक्स वालों ने इकलौता एक ऐसा हेड बना दिया ताकि कभी कोई टेंशन हो ही ना। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। नाम से पहचानो, नाम से समझो। अदर सोर्सेस का मतलब क्या है? जो किसी भी हेड में कवर नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदर सोर्सेस। सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4, ये है अदर सोर्सेस। जो बच गया वो सब इधर। इसीलिए इसको बोलते हैं रेजिडुअल हेड। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल हेड। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ। तो जितनी भी इनकम्स बची हुई हैं वो सब इसमें आती हैं। जैसे कि इंटरेस्ट, एफडी कराई, एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास, या आपने कौन बनेगा करोड़पति शो से बहुत पैसे कमाए, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इनकम कमाई। बच्चों देखो, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग
इलीगल वे में भी होती है, लीगल वे में भी होती है। अगर लीगल वे में है तो भी ये अदर सोर्सेज इनकम है, इलीगल वे है तो आप जब पकड़े जाओगे, क्योंकि इलीगल आप शो ही नहीं करोगे, अगर आप शो करोगे या पकड़े जाओगे, जब छापा पड़ेगा पकड़े गए, तो ऐसे केस में आपकी वो कौन सी इनकम डिक्लेयर होगी बच्चों? अदर सोर्सेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को आगे करने हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा क्लबिंग। ये नाचने वाले क्लब की बात नहीं हो रही भाई। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि आपने कोई इनकम ट्रांसफर कर दी किसी के नाम पर, जैसे माइनर के नाम पे कोई इनकम आ रही है, माइनर, आपके बच्चा माइनर है, अब माइनर है, माइनर के नाम पे जो इनकम आ रही है, क्या माइनर टैक्स पे कर सकता है? आप लोगों ने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा होगा ना कि माइनर तो कभी कॉन्ट्रैक्ट में लीगली माने नहीं जा सकते और उन कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइड कर देते हैं। तो बच्चों, क्या माइनर का भी टैक्स पे कर सकता है? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तो माइनर पे कौन टैक्स पे करेगा? उसका पेरेंट। अब उसका पेरेंट पे करेगा टैक्स, तो इनकम जो है, जो माइनर की थी, वो क्लब हो जाएगी पेरेंट की इनकम। इसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, जिसमें मैं आपको माइनर वाला पॉइंट बताऊंगा और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे स्पाउस को आपने एक प्रॉपर्टी दे दी। एग्जांपल को ध्यान से सुनना। चलो मैं इस एग्जांपल को यहां पे लिखता हूं। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की 6 लाख रुपए की इनकम है, मान लो सैलरी से, जॉब करता है। वाइफ की मान लेते हैं कि अभी फिलहाल कोई इनकम नहीं है। हस्बैंड की 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का किराया भी आता है। वाइफ की तो कोई इनकम नहीं है। हस्बैंड ने दिमाग लगाया मैं कैसे टैक्स कम कर सकूं, तो हस्बैंड का 8 लाख रुपए की इनकम पर कुछ टैक्स जा रहा होगा। तो 8 लाख रुपए पर जो भी टैक्स पे कर रहा है, मैं अभी आपको, क्योंकि आपने टैक्स की कैलकुलेशन नहीं समझी है, तो बच्चों अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वो आगे आने वाली क्लासेस में जरूर आप समझ लोगे कि कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। बट अभी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप 8 लाख पे टैक्स दे रहे होगे तो ऑब्वियसली ज्यादा दे रहे हो। बट हस्बैंड ने दिमाग लगाया कि अगर वाइफ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं अगर ये वाइफ के नाम पे कर दूं, ये गिफ्ट कर दूं प्रॉपर्टी, और वाइफ के नाम पे ये इनकम ट्रांसफर हो जाए, तो बेटा हस्बैंड की इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख। और वाइफ की इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख। और आप लोग ये तो जानते होंगे कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना बच्चों। 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर टैक्स कितना है? निल। तो बेटा वाइफ की इनकम पर अभी भी टैक्स कितना है? 0। और अब हस्बैंड को कितनी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा? 6 लाख पर, जबकि पहले कितनी इनकम पर टैक्स पे कर रहा था? 8 लाख पर। बात समझ में आ रही है बच्चों? ऐसा दिमाग बहुत सारे लोग लगाते हैं, बट इनकम टैक्स वालों ने इन सब का तोड़ निकाला हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को पता था कि तुम लोग ऐसा दिमाग चलाओगे, तो इसीलिए इनकम टैक्स वालों ने क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर बनाया, जिसके अंदर कुछ सेक्शंस डाले और उन्होंने कहा कि ये चीज अलाउड नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी है जिसमें अलाउ किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है क्लबिंग ऑफ इनकम। हम इसके बेसिक समझेंगे। इसकी मैंने आपको क्लब होने का मतलब समझाया कि ये जो 2 लाख रुपए है ना, इनकम टैक्स वालों का मतलब ये है कि आपने ये अगर टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया, तो ये 2 लाख रुपए वापस क्लब हो जाएंगे और आपकी इनकम वापस कितनी हो जाएगी? 8 लाख। तो लीगली आप ये काम नहीं कर सकते, बट ऐसा कर भी सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी है। वो सब तरीके आपको कहां समझने हैं? चैप्टर नंबर 8 यानी क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ना है, विच इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मैं यहां पे एक्सेट्रा लिख देता हूं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बेटे क्या जरूरी है कि आपकी इनकम पॉजिटिव ही हो? आपकी इनकम नेगेटिव भी तो हो सकती है। नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी इनकम नेगेटिव हो, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमें कॉस्ट अकाउंटेंट लोग हैं भाई, हमें हर चीज का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें नेगेटिव इनकम भी आ सकती है। हमें ना एक प्लानिंग करनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आई तो क्या इनकम, और अगर नेगेटिव आई तो क्या हो गया। नेगेटिव के लिए भी प्लान करके रख लिया। इसीलिए तो अकाउंट्स वाले जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं? रिजर्व्स बनाते हैं। क्यों? अनसर्टेनिटी को प्लान करते हैं बच्चों, पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये प्रोविजन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि है तो सही सर्टन कि होना तो है, अमाउंट नहीं पता।
कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, इसलिए वो प्रोविजन पर डाउटफुल डेट बनाते हैं। तो यार क्यों ना इनकम टैक्स वालों ने कहा कि यार देखो, हर एक बंदा अपनी इनकम कमाते कमाते हो सकता है कि लॉस में आ जाए, और अगर लॉस में आ जाए तो हमें क्या उनको अलाउ कर देना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे दो बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी। बिजनेस ए में मैं 6 लाख रुपए पॉजिटिव इनकम कमा रहा हूं और बिजनेस बी में मेरे को 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब देखो बहुत ही जनरल सी बात है यार, सिंपल सी बात, सर मेरे को तो 5 लाख पे टैक्स देना चाहिए, बट अगर इनकम टैक्स वाले मना कर देते, कहते नहीं जी 1 लाख रुपए का कोई बेनिफिट क्यों मिलेगा, बट उसने बोला भाई ये भी मेरा बिजनेस है, ये भी मेरा बिजनेस है, अगर इसमें पॉजिटिव होता तो क्या तुम उस इनकम पे टैक्स नहीं लेते? लेते ना। आज नेगेटिव है तो उसका भी तो बेनिफिट दो ना यार। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने कहा आप ये लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। अब मान लो आपके पास ये इनकम नहीं थी और सिर्फ बिजनेस ए में इनकम थी 0 और बिजनेस बी का 1 लाख का लॉस, तो आप क्या दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हो? यस, उसमें भी कुछ रूल्स है, वो भी आपको बताए जाएंगे। फिर अगर अगर वो दूसरी कोई इनकम नहीं है फिर क्या करेंगे? नेगेटिव बस ये लॉस है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बच्चों आने वाले सालों में तो कभी पॉजिटिव इनकम होगी, तो जब भी वो पॉजिटिव इनकम होगी उस लॉस को उस इनकम के साथ सेट ऑफ कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये वो पर्पस है बिजनेस ए, बिजनेस बी। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना चाह रहा हूं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा? चैप्टर नंबर 9। ठीक है बच्चों, तो सेट ऑफ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी फॉरवर्ड करके कभी ना कभी तो इनकम होगी ना, तो जब इनकम होगी तो उसके साथ सेट ऑफ कर देंगे। समझ में आ गई बात ना? पॉइंट नंबर, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 इज अबाउट एग्रीकल्चर इनकम। बच्चों हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। बच्चों वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स थोड़ी ना लगता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, ये भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। हम लोग ऐसे प्रोविजंस भी पढ़ेंगे कि एक इंसान एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर कमाए तो उसको एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स देना पड़ सकता है। यस, तो बच्चों हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 10 विच इज एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो वैसे तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का पार्ट है, हिस्सा है, बट फिर भी मैं दोनों को अलग अलग चैप्टर में पढ़ाता हूं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिपेंडेंटली कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैंने इसका चैप्टर ही अलग कर दिया। समझ में आ गई बात? सो एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। और इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का मतलब है ये वो इनकम्स हैं जिन इनकम्स पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल डिविडेंड, डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से कमाते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, सिर्फ मतलब एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर नहीं करते हो, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो तो वो भी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ये सब बातें कहां लिखी हुई हैं? सेक्शन नंबर 10 इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में। मैंने सेक्शंस के बारे में कोई बात नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको मैं डरा दूं कि सेक्शंस बहुत सारे हैं। बेटे देखो ऐसा है, अभी आपको बस ये पता होना चाहिए देयर आर 298 सेक्शंस। आपको सारे सेक्शन नहीं पढ़ने, इतना मैंने आपको टेंशन फ्री कर दिया है, बट सेक्शंस पढ़ने तो है ही है बेटा, और कुछ सेक्शंस मैं क्लासेस में ही याद करवा देता हूं, तो क्लास में ही अटेंटिव रहना है, याद करना है, साथ साथ में जो जो बोलूंगा वो साथ साथ चीजें लिखनी है और उन्हीं सेक्शंस को याद करना। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर्स के सेक्शंस जो हैं वो जो बेसिक सेक्शंस हैं वो मैं सब लिखवाऊंगा और वो सब बातें याद करनी। सेक्शंस के साथ इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि आपको एग्जामिनर कह रहा है कि सेक्शंस लिखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एग्जामिनर इंटर लेवल पे कह रहा है कि सेक्शन लिखो, बट आपको लिखने अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है, गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, बट अगर सही लिखे हैं और अगर मान लो सेक्शन पता है सब सेक्शन नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्शन लिख दो, सब सेक्शन मत लिखो। बट अगर आपको सब सेक्शन में कंफ्यूजन है तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे वो हम लोग आगे क्लासेस में समझेंगे। अगर हमें सेक्शंस नहीं पता तो हमने लिखना क्या, लैंग्वेज क्या लिखनी,
वो बातें हम करें। चैप्टर नंबर 11 के बाद हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर, जो कि मैं वापस रेड से लिखने जा रहा हूं। आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं चैप्टर 12 रेड से क्यों लिख रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 12 इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के बाद विच इज डिडक्शंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो कि कौन कौन से वो तरीके हैं जहां से आप टैक्स के बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो बच्चों, उसके लिए आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेकर 80U की एक ऐसी लिस्ट जहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि ये अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हो, तो यहां पैसा इन्वेस्ट कर दो या डिपॉजिट कर दो, आपको हम टैक्स बेनिफिट दे देंगे। वो क्या होता है, कैसे होता है, ये बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें कवर होंगी। डेमो लेक्चर्स में पोस्ट करने वाला हूं आप लोगों के साथ, तो डेमो लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 12 के बाद हम करेंगे 13, विच इज असेसमेंट ऑफ फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, AOP ऑब्लिक BOI, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये इसकी असेसमेंट समझेंगे, बहुत ही बढ़िया यार। पार्टनरशिप फर्म भी समझेंगे सर, सिर्फ इंडिविजुअल समझना था, नहीं 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 नहीं, हम फर्म्स भी समझेंगे, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी समझेंगे, हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसके बारे में अभी टेंशन मत लो, अभी हम लोग अगली जो डेमो लेक्चर आने वाला ना, उसके अंदर मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। इसको बोलते हैं, एओपी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अभी आप सिर्फ लिख लो, बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेनी है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOIs बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और क्या लिखा है मैंने, ट्रस्ट, ट्रस्ट समझते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को भी अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है सर? हाँ बेटा, कैसे देना पड़ता है, वो सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 विच इज असेसमेंट ऑफ फर्म्स। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 14th चैप्टर विच इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक नया कॉन्सेप्ट टैक्स पे करने का गवर्नमेंट को, इसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर को समझाऊंगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं आपका नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाम तो सुना ही होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आजकल आप लोग देखते ही हो, इनकम जो भी कमा रहे हो उस पर टैक्स कट के आ रहा है। आपके पेरेंट्स को जो इंटरेस्ट आ रहा है, उस इंटरेस्ट पे भी TDS कट के मिल रहा है। सर ये क्या चीज है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और TCS को क्या बोलते हैं? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है? बेटा चैप्टर के अंदर भी तो कुछ पढ़ना है ना, हमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना बेटा। TDS और TCS फुल फॉर्म लिख लो। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, जैसे आज बैंक में जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पर टैक्स कट के मिलता है। आज आप एक कमीशन कमाते हो, सैलरी मिलती है, ये सब पे आपको टैक्स कट के मिलता है, इसको बोलते हैं TDS। इनकम टैक्स वालों ने उस पर्सन से टैक्स लेना बंद कर दिया जो पर्सन इनकम कमाते थे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना वो देने का मन ही नहीं करता। मतलब आप ये सोचो, आपने 10 लाख रुपए कमाए और आपको गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स पे करो। आप जिस दिन टैक्स पे करना पड़ेगा आप भाग जाओगे यहां से। मतलब हर बंदा तो नहीं करता ऐसा, बट बहुत सारे लोग ऐसे करते ही हैं। बट मेरे कहने का मतलब है, किसी का मन नहीं करता, और सरकार को हम लोग बेफालतू में बोलने लग जाते हैं कि यार सरकार करती क्या है, करती क्या, मैं तो नहीं देता। भाई ये गलत बात है। आप सरकार के फैसिलिटीज उठाते हो, तो आपको फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट को पे भी तो करना चाहिए। तो इनकम टैक्स वालों ने सोचा कि यार ऐसे तो कभी कोई टैक्स पे नहीं करना चाहेगा और बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाल दिया TDS का। अब TDS में क्या है? TDS में हर एक इंसान जो भी पैसा जिसको मिल रहा है, अब उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब जो है, जो पैसा दे रहा है ना, वो टैक्स काट के ही देगा। गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी उसकी डाल दी जो इंप्लॉयर है। जैसे कि मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो मैं इंप्लॉयर हूं, तो मैं जो इंप्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी डाल दी कि भाई तू टैक्स दे उसके बिहाफ पर।
अब तू कहां से देगा, एम्प्लॉयर कहां से देगा, एम्प्लॉयर आप ही की जेब से काट के देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जेब से काटा और दे दिया। हाँ, आईटीआर आपको भी फाइल करनी है, टैक्स वो आपका है, इनकम वो आपकी है, सिर्फ गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रख दी कि इंप्लॉई से ना लेकर मतलब डायरेक्टली इंप्लॉई ना दे, उसकी जगह पे इंप्लॉयर दे दिया। तो इससे फायदा ये हो गया कि गवर्नमेंट को अब एक एक करके इंडिविजुअल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे। अब एक कंपनी में, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉइज थे, मान लो रिलायंस, ठीक है, रिलायंस, जियो कंपनी में, चलो जियो कंपनी आजकल बहुत चल रही है, तो जियो कंपनी 5 लाख एम्प्लॉइज थे। अब इन 5 लाख एम्प्लॉइज को बोला जा रहा है कि इनको अपनी सैलरी की इनकम पे टैक्स पे करना है, तो एक एक करके हर एक इनकम टैक्स ऑफिसर सबको पकड़ेगा एक एक करके, तो भाई साहब 2-2 3-3 साल नहीं लग जाएंगे। आपको क्या लगता है बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर है, इतने कहां इनकम टैक्स ऑफिसर, यार इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी तो आप ही में से कोई ना कोई है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर इतने नहीं है हमारे पास। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनको पकड़ने की जगह पर इनको पकड़ो। कह रहे इससे क्या होगा, इनको पकड़ो, इनसे पूछो टैक्स जमा कराया नहीं कराया इनका 5 लाख एम्प्लॉइज का। सर करा दिया, कंपनी ने बोला, जियो ने बोला, मुकेश अंबानी से पूछा, मुकेश अंबानी जी इधर आओ, आपने टैक्स पे कर दिया एम्प्लॉइज का, कहते हैं हाँ पे कर दिया, खत्म कहानी। अब आपने एम्प्लॉइज से पूछने की जरूरत नहीं है, अब सीधा एम्प्लॉयर से पूछा, एम्प्लॉयर ने टैक्स जमा करा दिया, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम खत्म, सिर्फ अब इन एम्प्लॉइज को आईटीआर फाइल करनी है, जो अगले साल फाइल करनी होती है पिछले साल के लिए। तो पिछले साल की इनकम्स को अगले साल में दिखाना पड़ता है। ये बातें मैं आपको अगले ही लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बातें बताऊंगा, यानी डेमो लेक्चर के अंदर। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि टीडीएस गवर्नमेंट ने क्यों निकाला, गवर्नमेंट को बहुत आसानी हो गई। अब गवर्नमेंट इनको नहीं पकड़ेगा, सीधा इनको पकड़ेगा कि 5 लाख एम्प्लॉइज का टैक्स गया है नहीं गया। टाटा जी से बात करेगा, वो टाटा के एम्प्लॉइज से बात नहीं करेगा, एम्प्लॉइज इतने सारे हैं, किस किस को पकड़ लेगा भाई। तो गवर्नमेंट ने, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट बहुत खुश है इस चीज से। टीडीएस टीसीएस, और एक हम पढ़ेंगे एक नया टैक्स विच इज एडवांस टैक्स। जी हाँ, इसी के अंदर हम एडवांस टैक्स भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 50, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर, यानी आईटीआर फाइलिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफंड के बारे में, इनकम टैक्स रिफंड कैसे देता है, पेनल्टीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट दोनों तरफ से, यहां रिफंड पे भी इंटरेस्ट और पेमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट, अगर लेट हो गए तो कितना इंटरेस्ट। ये चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर है, प्रोसीजर्स के बारे में आ जाता है। चैप्टर नंबर 17 जो हम लोग चैप्टर है वो पढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जी हाँ, आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे अकाउंट्स में होते हैं वैसे ही आईसीडीएस होते हैं। तो बेसिकली आपको बताया इनकम टैक्स का जो कोर्स है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, 3। ये देखो, आपको अब समझाऊंगा मैं कि मैं वो क्यों ग्रीन, ब्लू और रेड में अलग अलग किया। ये देखो, आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो जो जो ब्लू वाले पोर्शन है ना, बेसिकली वो चैप्टर वो हैं जो इनकम टैक्स बेसिक्स में आते हैं। फिर इसके बाद जो रेड में आते हैं वो टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी पे आते हैं। और लास्ट टैक्स मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड आईसीडीएस का जो टॉपिक है वो हमारा ये जो है टैक्स मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और आईसीडीएस, ये जो टॉपिक है 15, 16, 17, इस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, थर्ड वाले, यानी 20 नंबर। तो बच्चों ये है हमारा कोर्स, और इनकम टैक्स एक्ट हम लोगों ने पढ़ना है। आने वाले लेक्चर्स जो होंगे वो मैं आपको इनकम टैक्स के ही एक्ट की इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, बेसिक्स की क्लासेस होंगी, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना समझना। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है जी। और मैं
इतना जरूर ध्यान देता हूं कि मेरे लिए एक एक स्टूडेंट मेरा रिजल्ट है। तो मुझे इतना है कि मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी आप लोग मुझे मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को रिजल्ट लेके आना है, मेरे को आप लोगों के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो और मैं आपको रिजल्ट देने के लिए रेडी हूं, ठीक है जी? थैंक यू बच्चों, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है? थैंक यू बच्चों, बाय बाय।